नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप सभी को पता है, आप सबका सीटेट के एग्जाम में बहुत कम टाइम है। इसी टाइम को यूटिलाइज करना है। इसी सेक्शन में आप सबकी सीटेट की CDP की क्लासेस चल रही थी। जिससे पहले हम बहुत सारे टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं, जैसे विकास क्या होता है, विकास के सिद्धांत क्या होते हैं, वृद्धि व विकास, आनुवांशिकता, वातावरण, सामाजिकरण, इसके साथ और कई टॉपिक हम डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आपने अभी तक उन सारी क्लासेस को नहीं देखा तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा और नोट्स जरूर बनाइएगा। आज की क्लास में बुद्धि क्या होती है, बुद्धि के प्रमुख सिद्धांत क्या होते हैं, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशनल कोट के साथ। हो चुका आगाज ऋण का, युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। लगातार मेहनत करिए, अथक परिश्रम करिए और हर हाल में सफल होकर दिखाना है। ये सीटेट का एग्जाम तो आपको हर हाल में क्वालिफाई ही करना है, क्योंकि अगर ये एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाए ना तो एक बहुत बड़ी वैकेंसी आने वाली है, उससे आप मौका चूज सकते हैं। क्योंकि यूपी टेट कब होगा अभी कंफर्म नहीं है। इसके साथ साथ विभिन्न राज्यों में भी वैकेंसी आने वाली है। तो आप सबके लिए सीटेट का एग्जाम क्वालिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं, आज का हमारा टॉपिक क्या है, बुद्धि। सामान्य शब्दों में हम जाने तो बुद्धि को हम क्या बोलते हैं, इंटेलिजेंस बोलते हैं। हम कहते हैं ना, अरे उसके पास तो बुद्धि ही नहीं है, उसके पास तो बहुत बुद्धि है, अरे वो तो बहुत होशियार है, वो तो बहुत ब्रिलियंट है। तो किन चीज़ों के लिए हम बुद्धि शब्द का प्रयोग करते हैं? तो बुद्धि के बारे में जानने के लिए हम कुछ परिभाषाओं के बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे पहली परिभाषा दी आपके वुडवर्थ ने कार्य करने की जो विधि है वही आपकी बुद्धि है। उन्होंने कहा जो हम काम करते हैं किस तरीके से करते हैं, ये हमारी बुद्धि, हमारे इंटेलिजेंस पे डिपेंड होता है। सामान्य वातावरण में तो हम भी यही मानते हैं ना, अगर कोई व्यक्ति बहुत अच्छे तरीके से काम को करता है तो हम कहते हैं इसकी इंटेलिजेंस, इसकी बुद्धि तो बहुत अच्छी है। अब जैसे किसी एग्जाम के लिए आप बैठे तो आपने कम टाइम में अच्छे से तैयारी की और अपने एग्जाम को अच्छे नंबर से क्रैक किया, तो सब क्या कहेंगे, अरे वाह इसकी तो बुद्धि बहुत अच्छी है, इसकी तो इंटेलिजेंस बहुत अच्छी है। कैसे उन्होंने कहा? क्योंकि आपने क्या किया, कम टाइम का अच्छे से यूटिलाइज किया और अच्छे नंबर लाए। तो एक काम करने का एक आपका तरीका ही तो था कि अब इतना कंपटीशन के टाइम ना, अगर आप हार्ड वर्क से पढ़ाई करेंगे तो हो सकता है आप सेलेक्ट हो, लेकिन उतने अच्छे नंबर ना ला पाए। अब आपको क्या करना है, स्मार्ट वर्क करना है, यही हर सब्जेक्ट में करना है। जैसे मैं आप सबको CDP जो पढ़ा रही हूँ, इम्पॉर्टेंट पॉइंट टैग वही सारे टैग्स में लिखती हूँ। इन सारे टैग्स का यूज करके आप एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। देखिए, क्योंकि CDP का सब्जेक्ट तो इतना ब्रॉड है कि PCS में ऑप्शनल वाले बच्चे भी पढ़ते हैं। अब आपको PCS को ऑप्शनल तो देना नहीं है कि आपको हर एक चीज़ लिखनी है, आपको सीटेट एग्जाम क्वालिफाई करना है। और सिर्फ एग्जाम में क्या करना है, MCQ क्वेश्चन आते हैं, आपको एक टैग ढूंढना है, उसके अकॉर्डिंग टिक कर देना है। तो यही हमारे कार्य करने की जो विधि है, यही तो बुद्धि है। समझ में आ गया कि हमारा कार्य करने का मेथड कैसा है। अगर हमारा मेथड अच्छा है तो हम बोलते हैं भाई इसकी तो बुद्धि बहुत अच्छी है। मेथड अच्छा नहीं है तो बोलते हैं इसकी तो बुद्धि अच्छी नहीं है, औसत बुद्धि है। जिसका बहुत बुरा है कहते हैं इसकी तो बुद्धि जड़ बुद्धि है, बहुत बेकार बुद्धि है। यही सारी चीजें होती है ना। अब आगे देखते हैं। आगे वुड्रो ने कहा कि ज्ञान अर्जन की जो क्षमता है वही बुद्धि होती है। अगर मैं पर्सनली कहूँगी तो सबसे अच्छी जो परिभाषा दी है आपके वुड्रो ने दी, उन्होंने कहा कि जो ज्ञान अर्जन की क्षमता होती वही क्या होती है, आपकी बुद्धि। उन्होंने कहा कि कार्य करने की विधि हो सकती है, लेकिन अगर जब तक आप ज्ञान का अर्जन नहीं कर पाएंगे, अब जैसे आप CDP पढ़ रहे हैं, अगर आप इस CDP को अच्छे से अर्जित नहीं कर पाएंगे, पढ़ नहीं पाएंगे, समझ नहीं पा रहे हैं, तब तक तो CDP आपके लिए हेल्पफुल होगी नहीं होगी। क्योंकि जब आप एग्जाम हॉल में जाएंगे, ये लेक्चर नहीं जाएंगे, नोट्स नहीं जाएंगे, कुछ नहीं जाएगा आपके साथ। आपके साथ जाएगा आपका ये दिमाग, आपकी बुद्धि। तो जो ज्ञान को अर्जन करने की जो क्षमता है वही हमारी क्या है, बुद्धि। समझ में आ गया इतने पॉइंट। नेक्स्ट परिभाषा डिस्कस करते हैं टर्मन ने कहा कि अमूर्त विचारों को सोचने की योग्यता ही बुद्धि है। टर्मन ने कहा कि जैसे मूर्त विचार, अब मूर्त क्या होता है, अमूर्त क्या होता है, पहले यह समझते हैं। मूर्त का तात्पर्य होता है जो चीज हमारे सामने जिसका कोई आकार है।
अमूर्त क्या होता है? जिसका कोई आकार नहीं है, हमारी आंखों के सामने नहीं है, जिसकी थॉट प्रोसेस में चल रही है। जैसे इस टाइम में अपने रूम में होंगे, आपकी स्टडी टेबल होगी, आपकी बुक होगी, आपका नोट्स होगा, ये सब कैसे? मूर्त। अब अमूर्त चीज़ें क्या होंगी? आप सोच रहे होंगे बहुत जल्द मेरी जॉब लग जाएगी, मैं टीचर बना अपना स्कूल ज्वाइन कर रहा हूँ, मेरी सैलरी की स्लिप आ रही होगी, मैं वहाँ शॉपिंग कर रहा हूँ, वहाँ घूमने जा रही होंगी। तो ये सारी चीज़ें क्या चल रही? आपके मन में अमूर्त रूप से विचार चल रहे। यही क्या होता है? अमूर्त। तो टर्मन ने कहा कि जब अमूर्त विचारों के बारे में जाने, उनकी योग्यता रखें, वही हमारी क्या होती है? बुद्धि। आपको बुद्धि समझ में आ गई? तो इसीलिए मैंने आपको बुद्धि के कुछ टैग लिखे, इन सारे टैग को ध्यान रखिएगा। बुद्धि क्या होती है? अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता होती है, समस्या समाधान की विधि होती है। इसके साथ ही जैसे क्या हुआ, आप किसी प्रॉब्लम में आप फंस गए तो क्या करेंगे? कहीं ना कहीं से तो अपने माइंड का प्रयोग करेंगे। जैसे सूझ विधि का प्रतिपादन किसने किया था? कमेंट सेक्शन में बताइए। तो बुद्धि क्या होती है? अमूर्त चिंतन की योग्यता होती है, कुछ अमूर्त चिंतन कर पा रहे, इसकी योग्यता क्या है? बुद्धि है। वातावरण से सामंजस्य, जिसे हम एडजस्ट कर पाते हैं, नए माहौल में जाकर अगर हम खुद को एडजस्ट कर पा रहे हैं तो क्या हमारे अंदर बुद्धि है? कि हमने अपने आप को वहाँ के अनुकूल वातावरण में ढाल लिया। जैसे आपने जॉब लग जाएगी, अपने विद्यालय में, अपने स्कूल में जाएंगे तो वहाँ के माहौल से एडजस्ट कर पाएंगे, वहाँ से बच्चों के साथ रिलेशन बना पाएंगे, वहाँ के टीचर से कैसा व्यवहार करना चाहिए। अगर आपको ये नहीं आता तो बोलते हैं ना, इसके पास तो बुद्धि ही नहीं है। जैसे आप सबके समाज में बहुत सारे ऐसे व्यक्ति होते हैं ना, जिनका व्यवहार नहीं अच्छा होता, व्यवहार कुशल नहीं होते, हो सकता है बहुत पढ़े लिखे हो, तो हम कहते हैं पढ़ा लिखा है लेकिन इसके पास एक भी बुद्धि नहीं है। क्यों बुद्धि नहीं है? क्योंकि उस वातावरण से सामंजस्य नहीं कर पा रहा है, एडजस्टमेंट नहीं कर पा रहा है। तो ऐसे कहते हैं ना कि हमारी जो पढ़ाई लिखाई हमारी डिग्री से नहीं, हमारे व्यवहार से पता चलती है। तो हमेशा ऐसा व्यवहार कीजिए, क्योंकि जहाँ पे आप खुद को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, तो आप सिर्फ खुद को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे होते, अपने साथ अपने टीचर्स की शिक्षा, माता पिता के संस्कार, आप सबकी जो परवरिश है उसको भी रिप्रेजेंट कर रहे होते। हमेशा इस बात का ध्यान रखिए। अब आगे देखते हैं, आगे क्या? अनुभव से लाभ उठाने की। अगर अपने एक्सपीरियंस से या दूसरे के एक्सपीरियंस से कोई लाभ नहीं उठा पा रहे तो कहीं ना कहीं तो हमारे पास बुद्धि नहीं है, उसका यूज नहीं कर पा रहे। कहते हैं ना, अगर हम अपनी ही गलती से सीखेंगे तो जिंदगी बहुत छोटी पड़ जाएगी हमारे लिए। हमें क्या करना है? दूसरे की गलतियों से भी सीखना है कि इस गलती को नहीं करना है। यही चीज़ें हमें अपने एग्जाम में करनी है। हमें पता होना चाहिए कि किस तरीके से पढ़ाई करनी, किस अप्रोच से करनी है, अनुभव से लाभ उठाना है। जरूरी नहीं कि आप सोचें मैं जाके एक्सपीरियंस करूँगा कि सीटेट के पेपर में मेरी क्या गलती हुई, नेक्स्ट पेपर में सुधारूंगा। नहीं, अभी सब टीचर्स आपको बता रहे हैं ना कि टैक्स से पढ़ाई करनी, बहुत डीप नहीं पढ़ना, वही पढ़ना है जो सीटेट का लेवल है। तो अब आपको क्या फर्ज बनता है? इसी अनुभव से लाभ उठाइए, क्योंकि हम सारी चीज़ें फेस कर चुके, वही सारी चीज़ें तो आपको बता रहे हैं, या हमें किसी टीचर्स ने बताई, हम आपको बता रहे हैं। नेक्स्ट होता है सीखने की योग्यता। सीखने की योग्यता क्या होती है? सीखने की योग्यता वही है ज्ञान अर्जन की क्षमता। जब तक आप नई नई चीजें सीख नहीं पा रहे, उसके बारे में ज्ञान अर्जित नहीं कर पा रहे, तब तक आपकी बुद्धि का विकास नहीं हो रहा है। अगला क्या होती है? समस्या समाधान की क्षमता। आप किसी प्रॉब्लम में फंस गए तो आप अपना दिमाग का यूज करते हैं ना, अपनी बुद्धि का यूज करते हैं कि उस समस्या का कैसे समाधान। तो ये सारे बुद्धि के टैग है, इंपॉर्टेंट है, इनको लिख लीजिएगा। आपको पता है कई बार क्या होगा, एग्जाम में इस तरीके के टैग का प्रयोग करेगा, तो जहाँ पे इन सारी चीज़ों का प्रयोग हो रहा तो समझिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? बुद्धि होगा। इतने पॉइंट आपको समझ में आ गए? कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दूसरे फ्रेंड के साथ भी शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट है हमारा बुद्धि के सिद्धांत। बुद्धि के कुछ प्रमुख सिद्धांत है, इनसे क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। पहला बुद्धि का सिद्धांत क्या? बुद्धि के एक कारक बुद्धि का सिद्धांत। एक कारक बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? एक कारक बुद्धि का सिद्धांत आपके विनय ने दिया था। विनय ने कहा कि जो हमारी बुद्धि है ये एकांकी है, मतलब इसको हम विभाजित नहीं कर सकते हैं, इसको पार्ट नहीं कर सकते। इन्होंने कहा कि इसे हम खंडों में नहीं तोड़ सकते। तो विनय ने कहा कि हमारी बुद्धि अविभाज्य है। इसके बाद क्या हुआ? दूसरा आया बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत। बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया? आपके स्पियरमैन ने।
स्पीयरमैन ने कहा कि बुद्धि के दो कारक होते हैं। पहला कारक होते हैं सामान्य कारक, दूसरा होते हैं विशिष्ट कारक। बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत में स्पीयरमैन ने कहा सामान्य कारक क्या होता है? सामान्य कारक आपका जन्मजात होता है। अब जन्मजात क्या होता है? जब बच्चे का जन्म होता है कुछ ना कुछ तो उसके पास बुद्धि होती है ना। अब जैसे बच्चे को भूख लगता है तो रोता है। बच्चा अपना बिस्तर गीला कर देता है तो क्या करता है? रोता है। जैसे बच्चा का पेट भर जाता है तो आपकी दूध की बोतल क्या कर देते हैं? अलग कर देता है। आपने बच्चे को फर्स्ट डे से ट्रेनिंग देना नहीं स्टार्ट किया कि भूख लगने पे आपको रोना है। कुछ ना कुछ बुद्धि उसके पास जन्मजात होती है। बच्चे को कब सोना है उसे पता होता है। आप ऐसा तो है नहीं कि बच्चे ने जैसे जन्म हुआ आप उसे ट्रेनिंग देना स्टार्ट करते हैं कि जब भूख लगेगी तो आपको रोना है, आपको ऐसे हंसना है खुश होने पे, नहीं। तो कुछ बुद्धि इन्होंने कहा कि जन्मजात होती है। इसी जन्मजात बुद्धि को इन्होंने क्या बोला? सामान्य बुद्धि। दूसरा क्या बोला? विशिष्ट। विशिष्ट बुद्धि इन्होंने कहा कि हम अनुभव से सीखते हैं, कुछ करके सीखते हैं, बाहर से सीखते हैं। जैसे बाहर हम बहुत सारे फिर बच्चे सीखते हैं ना, पेंटिंग सीख रहे हैं, क्रिकेट में खेल रहे हैं, राइटिंग कौशल सीख रहे हैं, मैथ सीख रहे हैं, बहुत सारी चीजें बच्चे सीख रहे हैं ना। तो उसमें वो क्या कर रहे हैं? प्रैक्टिस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो प्रैक्टिस से बुद्धि आती है हमारी विशिष्ट होती है, स्पेसिफिक बुद्धि होती है। जनरल इंटेलिजेंस क्या होती है? जो जन्मजात होती है। किसने बोला था? स्पीयरमैन ने। स्पीयरमैन ने कौन सा सिद्धांत दिया था? बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत। नेक्स्ट सिद्धांत होते हैं आपका बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत। बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? थॉर्नडाइक ने। थॉर्नडाइक ने कहा कि ना ही बुद्धि हमारी अविभाज्य होती है, ना ही बुद्धि के सिर्फ दो कारक होते हैं। थॉर्नडाइक ने कहा बुद्धि के बहुत सारे कारक होते हैं। अगर मान लीजिए बुद्धि के सिर्फ एक या दो कारक होते तो हर व्यक्ति के अंदर वैसे ही बुद्धि होती। तो एक व्यक्ति के अंदर मान लीजिए जिस तरीके से बुद्धि होती वैसे ही तो काम करता। लेकिन हमारे अंदर देखिए कितनी सारी बुद्धियों को मिक्सअप होता है। हमारे अंदर कौन कौन सी बुद्धि है? हमें कुकिंग भी आती है, पढ़ाई भी आता है, हमें मूवी देखना भी आता है, हमें लेखक है, राइटिंग है, बहुत सारे काम कर पाते हैं ना। तो थॉर्नडाइक ने कहा कि हमारे अंदर बहुत सारी बुद्धियों का समूह होता है। थॉर्नडाइक ने बुद्धियों के समूह को 3 पार्ट में डिवाइड किया। पहला उन्होंने कहा कि अमूर्त बुद्धि होती है, दूसरा सामाजिक बुद्धि होती है, तीसरा क्या होती है? मूर्त बुद्धि होती है। ध्यान रखिएगा, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछता भी है। मूर्त बुद्धि को इन्होंने यांत्रिक बुद्धि भी बोला है। अब समझिए कि अमूर्त बुद्धि क्या होती है। अमूर्त बुद्धि किस व्यक्तियों में पाई जाएगी? जो कल्पना कर पाए, विचारों की कल्पना कर पाए, जो चीज उनके सामने नहीं है उसके बारे में वो चिंतन कर पाए, मनन कर पाए। अब बताइए ऐसा कौन कौन कर सकता है? टीचर। टीचर में तो सारी बुद्धियाँ आती हैं, अमूर्त बुद्धि भी होती है, मूर्त बुद्धि भी होती है, यांत्रिक बुद्धि भी होती है। अब समझिए टीचर ही एक ऐसा प्राणी है जिसमें सारी बुद्धि होती है। तो अमूर्त बुद्धि समझते हैं जो कल्पना कर ले। कल्पना कौन कर पाता है? जैसे जो आपके इंजीनियर्स वगैरह होते हैं ना, जो ड्राइंग बनाते हैं, नक्शा बनाते हैं। अब मकान तो नहीं होता, एक छोटा सा ऐसा कागज होता है, इसी में आपका पूरे फ्लैट का चित्र बना देंगे कि यहाँ पे आपका ड्राइंग एरिया रहेगा, यहाँ पे आपका बेडरूम रहेगा, इधर किचन रहेगा, इधर ये रहेगा, इधर हॉल रहेगा, इसी में बना देते हैं। तो क्या कर पाते हो? कल्पना कर पाते हैं। आपका कवि, लेखक क्या होते हैं? कल्पना कर पाते हैं। पेंटर देखिए अलग अलग टाइप की पेंटिंग बना लेते हैं, क्या कर पाते हैं? कल्पना कर पाते हैं। तो जो व्यक्ति कल्पना के द्वारा विचारों का जन्म कर सके, कल्पना कर सके, साकार कर सके, वो क्या होते हैं? अमूर्त बुद्धि पाई जाती है। अच्छा बताइए टीचर, इसके साथ ही आपके इंजीनियर, ड्राइंग बनाने वाला, पेंटर, इन सब के अलावा किसमें अमूर्त बुद्धि पाई जाती है? जल्दी से कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। तब तक हम डिस्कस करते हैं सामाजिक बुद्धि। सामाजिक बुद्धि किसमें पाई जाती है? सामाजिक बुद्धि उस व्यक्ति में पाई जाएगी जिसका समझो भाषा संप्रेषण कौशल बहुत अच्छा है, समाज में एडजस्टमेंट बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। जैसे आपके राजनेताओं में कौन सी बुद्धि पाई जाएगी? सामाजिक बुद्धि। उनका कौशल बहुत अच्छा होता है, बातचीत का कौशल, भाषण का कौशल बहुत अच्छा होता है। जो आपके कवि होती हैं, कवियों में भी सामाजिक बुद्धि पाई जाएगी। आपके कवियों में अमूर्त बुद्धि भी पाई जाएगी, सामाजिक बुद्धि भी। कई ऐसे व्यक्ति होंगे जिनमें कई सारी बुद्धियां पाई जाएंगी, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। अब आपके जैसे पत्रकार हुए, इनमें भी सामाजिक बुद्धि पाई जाती है।
आपका LIC का एजेंट होता है, आपके सेलर होते हैं, इन सब में कितना कौशल अच्छा होता है, संप्रेषण, समझो गंजे को कंघी भेजते, ऐसा कौशल होता है इनके पास। तो कैसे बुद्धि पाई जाएगी? सामाजिक बुद्धि। समझ में आ गया? नेक्स्ट डिस्कस करते हैं यांत्रिक बुद्धि या फिर मूर्त बुद्धि। मतलब जो चीज आपके सामने उसके बारे में सोच पाए, कर पाए। जैसे एक मैकेनिक होता है, उसके सामने कार होती है तो उसी के पुर्जे खोल के सही करता है, कैसे बुद्धि हो गई? यांत्रिक बुद्धि हो गई। इंजीनियर है, उसके सामने फोन है, उसने सही कर दिया। जो ड्राइंग बना रहा है वो अलग है, वो अमूर्त बुद्धि है। जिसने एक इंजीनियर है, फोन खोल दिया, गाड़ी खोल दी, किसी गैजेट को खोला, कैसे बुद्धि? यांत्रिक या मूर्त बुद्धि। ये तीनों आपको पॉइंट समझ में आ गए? कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और तीनों बुद्धि के दो दो एग्जाम्पल आप कमेंट में लिखिए। अगर किसी का गलत होगा तो मैं उसे टैग कर दूंगी। ओके, आगे देखते हैं। एक सिद्धांत है बहुबुद्धि का सिद्धांत, जिसे हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत भी बोलते हैं। इस टॉपिक का सबसे इम्पोर्टेंट सिद्धांत यही है। हार्वर्ड गार्डनर ने कहा कि ना बुद्धि अविभाज्य होती, ना बुद्धि द्विकारकों से मिलकर बनी होती, ना बुद्धि बहुत सारे समूह से मिलकर बनी। उन्होंने कहा कि बुद्धि के अंदर बहुत सारे कारक होते हैं। इन्होंने मुख्य रूप से 8 कारक बताए, ध्यान रखिएगा। अभी कुछ नए आ गए, 9 कारक कहे जाते हैं, लेकिन आपकी NCERT में 8 कारक हैं, इसलिए हमें 8 कारक ही पढ़ने हैं, क्योंकि आपका सिलेबस हमेशा NCERT को मानता है। अगर एक क्वेश्चन आता है कि कितनी बुद्धि बताई, तो 8 प्रकार की बुद्धि बताई है, ध्यान रखिएगा। अब आके देखते हैं कौन कौन से बुद्धि है। पहली उन्होंने बताई भाषाई बुद्धि, जिसका भाषा कौशल बहुत अच्छा है। जैसे आपके कवि हो गए, लेखक हो गए, इन सब में कैसे बुद्धि पाई जाएगी? भाषाई बुद्धि। टीचर में भी कौन सी बुद्धि पाई जाती? कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। नेक्स्ट है तार्किक बुद्धि, गणितीय बुद्धि, जिसका लॉजिक बहुत अच्छा हो, बहुत अच्छी मैथ अच्छी हो, तर्क कर पाए, गणना कर पाए, उन सब में कैसी बुद्धि पाई जाएगी? जैसे आपके शकुंतला देवी जी, इनको क्या बोला जाता है इंडिया की? कमेंट सेक्शन में आंसर लिखिए। इनकी कैलकुलेशन कितनी अच्छी थी, इनको इसके लिए अवार्ड भी मिला है। तो कैसी बुद्धि होगी? इनमें तार्किक बुद्धि होगी। नेक्स्ट है आपकी स्थानिक बुद्धि। स्थानिक बुद्धि क्या होती है? स्थानिक बुद्धि और अमूर्त बुद्धि लगभग सेम होती है। मतलब जैसे स्पेस बहुत कम, जहाँ पे जगह भी नहीं, वहाँ के बारे में सोच पाते हैं। जैसे अंतरिक्ष यात्री, एक क्वेश्चन आया था एक बार अंतरिक्ष यात्री में, उसमें कैसे बुद्धि पाई जाएगी? स्थानिक बुद्धि। आपके पेंटर में कैसे बुद्धि पाई जाएगी? स्थानिक बुद्धि पाई जाएगी। आपको जो ड्राइंग बनाते हैं कैसे बुद्धि पाई जाएगी? स्थानिक बुद्धि पाई जाएगी। समझ में आ गया? नेक्स्ट होता है शारीरिक गतिक बुद्धि। ऐसा व्यक्ति जो अपने शरीर की गति को करता है, उसमें कैसे? जैसे आपके क्रिकेटर हो गए, एथलीट हो गए, डांसर्स हो गए, इनमें कैसे बुद्धि पाई जाएगी? शारीरिक गतिक बुद्धि। समझ में आ रहा है? मैं सारी चीजें आपको एग्जाम्पल से रिलेट कर रहा हूँ ताकि आप समझ पाए। नेक्स्ट होता है आपकी संगीतिक बुद्धि, जिसमें म्यूजिक के प्रति बहुत इंटरेस्ट हो। जैसे आपके कवि भी हो सकते हैं, आपके सिंगर होते हैं। अभी जैसे लता मंगेशकर जी का निधन हुआ, बहुत अच्छे संगीतकार थे। तो इन सब में कैसे बुद्धि होगी? संगीतिक बुद्धि होगी। नेक्स्ट होता है अंतःपारस्परिक बुद्धि। अंतःपारस्परिक क्या होते हैं? दूसरों के साथ बहुत अच्छा संप्रेषण कर पाते हैं, दूसरों को अपनी बात मनवा पाते हैं, उसमें क्या होगी? अंतःपारस्परिक बुद्धि। इन दोनों में बच्चों को बहुत कंफ्यूजन रहता है। अगर समझिए, एग्जाम्पल से समझिए, एक LIC वाला आपके पास आता है ना, कई बार आपको LIC लेने का मन नहीं होता, लेकिन आपको ऐसे फैला फुसला के LIC का दे के जाता है। जैसे इस टाइम पे एड्स बहुत सारे देखते हैं ना कि वाहन का बीमा करवा लो, ऐसे फोन पे करवा लो, ये करवा लो। किस तरीके से ऐसे एड बनाते हैं कि आपके दिमाग में सब कॉन्शियस में बैठा देते हैं। तो क्या होती है? अंतःपारस्परिक बुद्धि। मतलब दूसरे के माइंड को कैसे समझना है, दूसरे के माइंड से कैसे डील करना है। जिस व्यक्ति में ऐसे बुद्धि है उसे हम क्या बोलेंगे? अंतःपारस्परिक बुद्धि। पॉइंट समझ में आ गया? बहुत सूक्ष्म अंतर है। जब आप दूसरे के माइंड के बारे में समझ पा रहे हैं तो अंतःपारस्परिक बुद्धि। अंतःवैयक्तिक बुद्धि क्या होती है? जब आप खुद के बारे में समझ पाए, सेल्फ रियलाइजेशन कर पाए, आत्मबोध कर पाए। इस पॉइंट को समझें। क्या सोचे? मैं कौन हूँ, मेरा अस्तित्व क्या है, मैं क्यों हूँ, क्या हूँ। इस तरह के अगर क्वेश्चन आपके माइंड में आते हैं तो कैसे बुद्धि? अंतःवैयक्तिक बुद्धि। अब जैसे गौतम बुद्ध होंगे कि अंदर हो सकता है ना अंतःवैयक्तिक बुद्धि ज्यादा होगी। मीरा बाई हुई, इनके अंदर कैसे बुद्धि होगी? अंतःवैयक्तिक बुद्धि। क्योंकि महाराजा थी, राजाओं के पुत्र, सारा धन, ऐशो वैभव, हर चीज थी, लेकिन इसके बाद भी इन्होंने उस सब को छोड़ा।
ज्ञान की तलाश में गए तो इनके अंदर कैसे बुद्धि थी, आत्मबोध, अंतःवैयक्तिक बुद्धि थी। आप इन दोनों का अंतर समझ गए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बच्चे इन दोनों में गलत करते हैं। बाकी ये सारी चीजें तो आपको उसके नाम से समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट होती है आपकी नैसर्गिक बुद्धि। एक बार बीएसएस के एग्जाम में क्वेश्चन में पूछा गया था नैसर्गिक का विलोम क्या होता है। नैसर्गिक का विलोम होता है कृत्रिम। नैसर्गिक का तात्पर्य क्या होता है, आपकी नेचुरल जो प्राकृतिक बुद्धि होती है। इसमें नेचुरल प्राकृतिक बुद्धि से यहाँ पे तात्पर्य है जो आपको पेड़ पौधों के प्रति बहुत ज़्यादा रुझान होता है, प्लांट्स बहुत पसंद होते हैं, उनमें कैसी होती है नैसर्गिक बुद्धि। यहाँ पे आप माली को रख सकते हैं, लेकिन देखिए माली अपनी जॉब जरूरी नहीं कि उसे बहुत पसंद हो सकता है जॉब कर रहा हो, तो एग्जाम्पल में अगर आता है तो आप माली रख सकते हैं। या फिर वो व्यक्ति जिसे पेड़ पौधों का बहुत शौक है, जिसकी हॉबी ही गार्डनिंग है, इन सारे व्यक्तियों को रख सकते हैं। तो आपको इतने पॉइंट समझ में आ गए, कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ सकते हैं। मैंने सारे पॉइंट को बहुत इजी करके आपको समझाने की कोशिश की है। मैंने बहुत कम लिखा है, जो भी पॉइंट लिखे टैग के रूप में लिखे जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये कुछ बुद्धि के सिद्धांत है, ध्यान रख लीजिएगा, कई बार इनसे पूछता है। जैसे बुद्धि का प्रतिदर्श सिद्धांत किसने दिया था, थॉमसन ने। थॉमसन ने बुद्धि का एक मॉडल बताया था जिसे बुद्धि का प्रतिदर्श सिद्धांत बोलते हैं। बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत किसने दिया था, थर्स्टर ने। थर्स्टर ने कहा कि बुद्धि आपकी 7 प्राथमिक योग्यताओं से मिलकर बनती, किसने बताया, थर्स्टर ने। बुद्धि का पदानुक्रम त्रियामी सिद्धांत किसने बोला था, बुद्धि का पदानुक्रम त्रियामी सिद्धांत दिया था आपके गिलफोर्ड ने। इन्होंने बुद्धि के 3 स्तर बताए। तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत दिया था आरवी कैटल ने। तो ये सारे सिद्धांत याद रखिएगा। बुद्धि क्या होती है ध्यान रखिएगा। आईक्यू क्या होते हैं, आईक्यू के फार्मूला क्या होता है, इसमें संशोधन क्या हुआ, ये सारी चीजें हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए और सारे पॉइंट याद करिए। आपका पूरा सिलेबस अच्छे से पढ़ाया जाएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।